हाय, हमारे पास द मिंट का न्यूज़पेपर है 6 मई का। इसमें एक कॉलम आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है सेंटर से यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से किस मामले में अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स के मामले में यानी कि वो बैंक में रखा हुआ वो पैसा जिसका दावेदार कोई ना हो। आइए समझते हैं एग्जाम्पल से कि ये नाम का एक व्यक्ति है, इसकी एक वाइफ है, इसका एक सन है, इसकी एक डॉटर है, ठीक है। इसको कानून की नज़र में, कानून की ज़ुबान में लीगल हेयर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीगल हेयर्स बोलते हैं। तो ये व्यक्ति का बैंक अकाउंट रहता है, इस सपोज़ कर लीजिए एसबीआई में रहता है, उसमें 10,000 रुपए रहता है। अब ये व्यक्ति मर जाता है। ये 10,000 का इन्फॉर्मेशन जो है, ये इनके लीगल हेयर्स तक कैसे पहुँचाते हो, कैसे पहुँचाया जाता है, यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप हमें जवाब दो। ये जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अनक्लेम्ड डिपॉजिट। ये जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स है, इसका इंफॉर्मेशन आप इनके लीगल एयर्स तक कैसे पहुंचाते हैं? ये जरूरी नहीं कि एक के पास के बैंक में अकाउंट में इतना पैसा और उनके वाइफ को, बीवी को, बेटे को मालूम हो। तो यही क्वेश्चन पूछा है बेसिकली। और रिसेंट के एक एग्जांपल से भी आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति, उड़ीसा का जो व्यक्ति था, अपनी बीवी की डेड बॉडी को लेकर के पहुंच जाता है बैंक। क्यों? क्योंकि जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट मनी था उसकी बीवी के नाम पे, उसको क्लेम करने के लिए बेसिकली ये व्यक्ति जो था, उसे उस पैसे की जरूरत थी। बैंक के पास ही जाता था और बैंक वाला ये कहता था कि आप जिसके नाम पे अकाउंट है उसी को लेकर के आइए। ये कहता था भाई वो मर चुकी है, लेकिन बैंक कहता नहीं, आप उसे लेके आइए। तो इन्होंने डेड बॉडी को लेकर के वो बैंक पहुंच गया। ठीक है, इससे भी रिलेट कर सकते हो कि जो वो व्यक्ति जो है वो अनक्लेम्ड डिपॉजिट पैसे को ही क्या कर रहा था? क्लेम कर रहा था। ओके। हमारे पास इस केस में क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है कि इस लीगल एयर्स तक को आप इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचाते हो, ये अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स के बारे में जो बैंक में जमा है। आरबीआई ने जवाब में ये कहा कि हमारे पास ऐसा सिस्टम है जो कि 2023 से एग्जिस्ट करता है। हमारे पास अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन नाम से एक पोर्टल है, जिसे हम उद्गम कह देंगे। एक पोर्टल है जो कि 2023 है और उसमें 30 बैंक रजिस्टर्ड हैं। कुछ बैंक के नाम है एचडीएफसी, आरबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे बैंक इसमें रजिस्टर्ड हैं। और इसमें तकरीबन तकरीबन 20 लाख लोग रजिस्टर्ड भी हैं। अगेन मैं आपको बता दूं, इस पोर्टल के थ्रू से आपको सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलेगा कि जो डिसीज्ड है यानी कि जो इंसान मर चुका है उसके नाम पे किसी बैंक पे कितना अमाउंट है, कितना पैसा है। ये पोर्टल के थ्रू से आपको पैसा नहीं मिलेगा। उस पैसे को क्लेम करने के लिए बस आप इंफॉर्मेशन मिल जाएगा आपको। बाकी जिस बैंक में भी वो अमाउंट है, उस अमाउंट को आपको जो है वही बैंक देगी, ये पोर्टल नहीं देगा आपको। ये रजिस्ट्रेशन का स्टेप्स है जहाँ पे दे रखा है इन्होंने। फ़ोन नंबर डालना है, फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, पासवर्ड, फिर उसी पासवर्ड को री एंटर करना है। कैप्चा जो है आप अच्छे से डालेंगे। उसके बाद 2 बॉक्स में आपका कंसेंट लेगा। एक में प्राइवेसी पॉलिसी के रिगार्डिंग आपको टिक आउट कर देना, एक में सेल्फ डिक्लेरेशन कि आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट का लेजिटिमेट यानी कि कानूनी रूप से इस्तेमाल कर, इलीजिटिमेट काम नहीं करेंगे। ठीक है। उसके बाद ये सारे आप जो भी लैंग्वेज है उसको ऑप्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप खुद कर सकते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद ये वही सारी चीज़ें बता रखा है। ओके। रजिस्टर करने के बाद आपको ओटीपी वगैरह रिसीव होगा, ओटीपी डाल देना है। उसके बाद रजिस्टर कंप्लीट करना है। उसके बाद आप रीडायरेक्ट कर दिए जाएंगे अगेन लॉगिन वाले पेज में। ओके। तो वहाँ पे अगेन जो जो चीज़ आपने एंट्रीज फिल करा है उसको फिल करके दोबारा से लॉगिन कर लेंगे, है ना। ये चीज़ें मोबाइल नंबर, कैप्चा और नेक्स्ट बटन टू प्रोसीड। ओके। रजिस्टर करने के बाद जो भी एंट्रीज़ आपके पास रहेगा उसमें से फिर से लॉगिन करने के लिए जो भी मांगा जाएगा आप उसको फिल आउट करके फिर नेक्स्ट प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वो कैसे लॉगिन करें, पासवर्ड अगर भूल जाए, फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन से ये सारी चीज़ें दे रखा होता है। ये चीज़ें आप लोग को आई सपोज़ कि पता होगा। आते हैं मेन स्टेप पे। ये लॉगिन विद ओटीपी, लॉगिन विद पासवर्ड, ये सारी चीज़ें दे रखा है इन्होंने। ये इसेंशियल नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए जो काम की चीज़ है अभी यहाँ स्टेप टू सर्च अनक्लेम्ड डिपॉजिट। अनक्लेम्ड डिपॉजिट आपको मैं बता दिया। अनक्लेम्ड डिपॉजिट आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। मैं एक बार टाइम पीरियड शायद मैं बताना भूल गया हूँ, तो टाइम पीरियड में बता दूँ। अब बैंक में रखा हुआ वो अमाउंट
जिसको 10 साल से ज़्यादा हो चुका है, ठीक है, या फिर वो बैंक अकाउंट जो 10 साल से ज़्यादा ऑपरेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है, उसमें रखा हुआ पैसा भी इसमें आ जाएगा अनक्लेम डिपॉजिट में, या फिर वो ऐसा किसी इंसान का जो इंतकाल कर जाता है उसके बाद रह जाता है सालों साल तक, तो 10 साल। चलिए मैं अभी इसको पहले बता दूं, उसके बाद आगे मैं प्रोसीड करूंगा। तो ये अमाउंट जब 10 साल रहता है किसी भी बैंक में, अदर जितने मान लेते हैं 3 अलग अलग बैंक है, तो एक आरबीआई के पास डीईए है, डीईए नाम से एक अकाउंट है जहाँ पे ये सारा मनी इस मनी का इन्फॉर्मेशन जो है इस आरबीआई को देते हैं ये लोग, ठीक है। ये आरबीआई फिर इनके पास ये आप पोर्टल देख रहे हैं उद्गम, ये उद्गम के थ्रू से इन्फॉर्मेशन देते हैं लोगों तक, ठीक है। सिर्फ इन्फॉर्मेशन देगा आपको, ठीक है, इन्फॉर्मेशन देगा कि कहाँ पे कितना अमाउंट है, किसके बिना पे। ये उद्गम पे आप जो भी डेटा डॉक्यूमेंट सपोर्ट के लिए मांगेगा वो आपको देना है। मैं भी बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें मांगेगा। ये इंटरफेस खुल के आ जाएगा, इन्फॉर्मेशन जब आप सीख करना चाहेंगे, जब आप लेना चाहेंगे। एक है इंडिविजुअल, ठीक है, यानी कि जो पर्टिकुलर इंसान, और ये नॉन इंडिविजुअल। ये नॉन इंडिविजुअल उन लोगों के लिए जैसे किसी की कंपनी है, कंपनी का भी पैसा हो सकता है, बैंक में बहुत दिनों से पड़ा हो, कोई फर्म है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का भी पैसा हो इसमें, या फिर प्रोप्राइटरशिप का भी पैसा हो, ये इन सब चीज़ों के लिए नॉन इंडिविजुअल। आपने इंडिविजुअल में टिक करना क्योंकि एक पर्टिकुलर पर्सन का इसमें, ठीक है, जिसके नाम पे है उसका अकाउंट नंबर डालना है यहाँ पे, ओके। उससे पहले आप इस आई बटन को क्लिक कर लेंगे एक बार, वहाँ से आपको और भी फर्दर इंस्ट्रक्शंस मिल जाएगा, एक बार देख लीजिएगा। यहाँ अकाउंट नंबर डालना है, ओके। हाँ, उसके बाद हो गया आपका नेम ऑफ द बैंक्स। मैं बता दूँ जो 30 बैंक्स हैं, 30 बैंक्स जो है हमारे पास, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको लिस्ट ऑफ बैंक्स। ये रहा लिस्ट ऑफ बैंक्स, ये लिस्ट ऑफ बैंक जो है 30 बैंक्स हैं। तो ये पॉसिबल है कि ये 30 बैंक में से कुछ ऐसे बैंक हो जिसका नाम ना हो आपके पास, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि एक होता है पेरेंट बैंक और एक होता है सब्सिडरी बैंक, ठीक है। आप ये पता कर लीजिएगा कि आपका पेरेंट बैंक कौन सा। हो सकता है कि आपका अकाउंट जिस बैंक में है उस बैंक का नाम इस लिस्ट में नहीं है, लेकिन वो जो बैंक है वो किसी और का एक छोटा सा अंग है, सब्सिडरी है ये कह सकते हैं। तो आप जब इसका नाम डालेंगे तो उस जो 30 लिस्ट में जो बैंक है उनका नाम निकल के आए। 5th नंबर है एड्रेस बहुत अच्छे से डालना है आपके पास, जितना भी कोशिश कीजिएगा कि पैन कार्ड या फिर वोटर ID कार्ड में जो एड्रेस है उसी को डालिए, या फिर आपने जो प्रोवाइड कर रखा है उस एड्रेस को डालना है। उसके बाद यूनिक पैरामीटर्स हैं ये सारे, तो अगर पैन कार्ड डाल के अगर सर्च करना चाहें पैन कार्ड डाल सकते हैं, ये भी डाल दीजिए। वोटर ID आपके पास वो डाल दीजिए। एक बार एक जो आई बटन है ना इनके ऊपर एक बार यहाँ क्लिक कर लीजिएगा, फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको और मिल जाएगा, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, या फिर पासपोर्ट नंबर हो गया, या फिर डेट ऑफ बर्थ हो गया। हालांकि डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छा कंसिडर नहीं किया जाता है, इससे बेहतर ये है कि आप एड्रेस जो 5 नंबर में है इसको बहुत अच्छे से फिल आउट करेंगे। इसमें क्या होगा कि बैंक को जो है फ़िल्टर आउट, इस पोर्टल को फ़िल्टर आउट करके देगा। हो सकता है कि आप जो एड्रेस डाल रहे हैं, जो नाम डाल रहे हैं, उस नाम से कई सारे बैंक अकाउंट्स हो। फिर आप अगर जितना ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स वगैरह देंगे सपोर्ट में, तो उसको फ़िल्टर आउट करने में, यानी कि आइडेंटिफाई करने में उसको आसानी होगी। मैं आपको नॉन इंडिविजुअल के बारे में बता दिया। उसके बाद ठीक है, अब ये नॉन इंडिविजुअल का ये हमारा केस नहीं है, ठीक है, ये कंपनीज़ वगैरह ये वो देख। उसके बाद जब आप जैसे प्रोसीड करेंगे, ये सर्च वाला बटन है, सर्च पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने रिजल्ट्स पॉपअप होगा, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं अकाउंट होल्डर का नाम दिख जाएगा आपको, जगह ना किस बैंक में है, और अनक्लेम्ड डिपॉजिट रेफरेंस नंबर आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, UDRN नंबर जो आपको मिलेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की बुनियाद पे आप क्लेम कर पाएंगे। जो नेम ऑफ द बैंक जो डिस्प्ले किया जाएगा रिजल्ट में, वहाँ पे एक हाइपर लिंक आपको मिल जाएगा, पे क्लिक करना है आपने, और जैसे ही क्लिक करेंगे जिस बैंक का रहेगा उस बैंक को रीडायरेक्ट करके लेके जाया जाएगा, ठीक। वहाँ पे आपको डिटेल इंस्ट्रक्शन मिलेगा, पैसे को आप कैसे पा सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस मिलेगा। जो रिजल्ट आपके सामने निकल आएगा, रिजल्ट में जो चीज़ें रहेंगी, सारा डिटेल्स पर्टिकुलर जो रहेगा वो आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। या तो आप सेव कर लेंगे उसी पोर्टल में, या तो आप उसको प्रिंट निकालेंगे। बेटर है कि आप प्रिंट आउट निकाल लें PDF को फॉर्म में, क्योंकि ये आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की तरह लगेगा जब आप उस पैसे को क्लेम करेंगे बैंक के पास जब आप जाएंगे। योर सर्च रिटर्न टू मैनी रिकॉर्ड्स, काइंडली रिफाइन योर एड्रेस बाय प्रोवाइडिंग बिल्डिंग नेम, स्ट्रीट नेम, कॉलोनी और सिटी। मैं आपको बता चुका कि एड्रेस जब भी डालेंगे प्रॉपर डालें, क्योंकि उसको फिल्टर आउट करने में आसानी होता है। आप एक हो सकता है क्योंकि एक एड्रेस में कई सारे लोग रहते हैं तो सबका नाम निकल के आ जाएगा, तो प्रॉपर बिल्डिंग नेम सारी चीज़ें जितना प्रॉपर तरीके से डालेंगे, जितना अप्रोप्रिएट होगा, जो एक्यूरेसी जो वो देगा फिल्टर आउट करके आपको, वो उतना ज़्यादा अच्छा होगा।
और ये चीज़ें मैं बता दिया, ये पासवर्ड फॉरवर्ड कर जाएँ तो कैसे उसको रिकवर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और ये हमारा रीसेट पासवर्ड है। अच्छा, रीसेट पासवर्ड आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सेव किया हुआ है, वो 90 डेज़ बाद क्या हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। तो उसके बाद आप क्या कर लें, आपके पास मेल आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, तो आप उसको क्या कर लो, दोबारा से चेंज कर लेना ध्यान से। इम्पोर्टेंट नोट्स हैं इन यूज़र मैनुअल में, आप देख सकते हैं कि जो अकाउंट्स है या फिर जो डिपॉजिट्स है, ठीक है, अकाउंट जो ऑपरेट नहीं हुआ है, डिपॉजिट जिसको क्लेम नहीं किया गया है, ठीक है, कितना साल से, 10 साल से, 10 और 10 साल से ज़्यादा, ठीक, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स कहते हैं। ये अमाउंट जो है ट्रांसफ़र किया जाता है डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में, ठीक है, जो कि इस फंड को डीईए फंड हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में। तो डीईए फंड को मेंटेन कौन करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेंटेन करती है। जो अमाउंट डीईए में ट्रांसफर्ड रहता है, उसी अमाउंट के बारे में आप उद्गम पोर्टल से जान सकते हैं, यानी इस पोर्टल से आप उसी अमाउंट के बारे में जान सकते हैं। अब सपोज़ कि 8 साल ही हुआ है, ठीक है, या फिर क्या कहते हैं 5 साल से ही ऑपरेट नहीं हुआ है, तो ये चीज़ें क्लेम नहीं किया जा सकता। ये फिर बता रखा है कि यूज़र जो है इस पोर्टल के थ्रू से, मैं आपको बता चुका हूँ कि पैसा नहीं। डिस्क्लेमर और प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ लेने के लिए कहा है इन्होंने, ठीक है, आप पढ़ लेंगे। पासवर्ड के बारे में कहा, जब आप पासवर्ड सेट कर रहे हो तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि अपर केस भी हो, उसमें लोअर केस भी हो और नंबर्स भी हो, और बाकी स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे @ हैशटैग $, ये सारी चीज़ें हों। 90 डेज़ के बाद जब आप पासवर्ड बदलेंगे, पासवर्ड पहले आप दे चुके हैं वो सेम नहीं होना चाहिए। आप एक दिन में 10 बार ही इसको लॉगिन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। इन सिंपल अगर मैं कंक्लूज़न निकालूँ, ये अलग-अलग बैंक हैं, इसके पास जितना भी अनक्लेम्ड डिपॉज़िट रहता है, यानी कि वो पैसा जिसका क्लेम करने वाला कोई नहीं है 10 साल से, या कोई ऐसा बैंक अकाउंट जो 10 साल से ज़्यादा ऑपरेट ही नहीं हो रहा है, यानी कि काम ही नहीं कर रहा है, वो बस ऐसे ही पड़ा है, मरा हुआ पड़ा है। तो ये क्या करती है, अलग-अलग बैंक्स जो है ये सब बैंक्स हैं, ठीक है, ये भी अलग बैंक है, ये भी अलग, ये सब बैंक्स इस वो पैसे को यहाँ ट्रांसफ़र कर देती है डीए के पास, है ना, डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फ़ंड के नाम से। इसको मेंटेन कौन करती है, आरबीआई। आरबीआई इसी को फर्दर रेगुलेट करती है उद्गम पोर्टल से नाम से, है ना, यानी कि उसके पास उद्गम पोर्टल है, इसमें जितना भी फंड्स है उस उद्गम के थ्रू से किसको देता है, लोगों तक इन्फॉर्मेशन दे देता है कि आपका अकाउंट है या आपके जानने वाले का अकाउंट है, ये लीजिए इन्फॉर्मेशन। और फिर वो इन्फॉर्मेशन जब यहाँ से इनको मिल जाता है, फिर ये उस पैसे को लेने के लिए आपको वापस यहाँ बैंक जाना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू।